कंट्री अमेरिका जैसे कंट्री में सफल नहीं हुआ? नहीं सफल हुआ। फिर मैंने उसको यहाँ पर दोबारा MIPH स्टेपलर विधि से किया है। कई बार मैं छुपाऊंगा नहीं, बहुत जम के रोना भी आता है तो हम बाथरूम में जाके रो लेते हैं। अब पेशेंट के सामने या बाकी लोगों के सामने नॉर्मल दिखाई देते हैं। अपने इलाके में बहुत ज़्यादा मिथ थे कि मुझे ये नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, ऐसा बहुत कम है। उसको मालिश करा देते हैं, अपेंडिक्स फट जाता है, पेट में मवाद बन जाता है। ज़्यादा 3 या 4 छेद सिर्फ 5 mm। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि लोग पेट का गैस में, जबकि उनको हार्ट अटैक आया रहता था। कलेक्टर डॉक्टर रोहित यादव जो खुद MBBS थे, हाँ, उनको मैंने समझाया, उन्होंने इस बात को माना और मुझे परमिशन दिया कि मैं अपने में मवाद बन जाना, पेट की थैली की पथरी निकल के लीवर की नली में फंस जाना। नमस्कार, मैं हूं सैफ फिरदौसी और आप सुन रहे हैं द SNT पॉडकास्ट। आज की बातचीत बहुत खास होने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद है अंबिकापुर के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी जी। इनके पास सिर्फ सरगुजा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर बनने के सफर से लेकर सर्जरी, हेल्थ और उन तमाम सवालों तक जो आमतौर पर हम डॉक्टरों से पूछना तो चाहते हैं लेकिन कभी पूछ नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। आखिर एक डॉक्टर बनने का सफर शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले सैफ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने SNT न्यूज़ के पॉडकास्ट में मुझे चुना। ये सफ़र ऐसा है कि मेरे जो फादर मरहूम डॉक्टर नूरुल हसन फिरदौसी, जाने माने इस इलाके के सर्जन थे, उनके डिसिप्लिन लाइफ और उनकी सर्जरी देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ और उनकी वजह से ही मैंने सर्जरी को चुना और सर्जन बना मैं। आज लोग आपको एक सफल लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर जानते हैं, लेकिन हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है। आपकी वो कहानी कहाँ से शुरू हुई? इसके बारे में ये बताना चाहूँगा, जब सन 2001 में मैं MS सर्जरी करके आया और अपनी प्रैक्टिस जिला अस्पताल अंबिकापुर में शुरू किया, उस समय सरगुजा संभाग में 3-4 बड़े बहुत सर्जन हुआ करते थे। उसमें से एक मेरे फादर भी थे, डॉक्टर नूरुल हसन फिरदौसी, सिस्टर बैट्रिस, डॉक्टर NP शर्मा, ऐसे डॉक्टर AK जायसवाल, ऐसे काफ़ी सर्जन थे और सारे जो पेशेंट्स हैं उन्हीं से ऑपरेशन कराना चाहते थे। उसके बाद में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरे पास में कोई सर्जरी के लिए आना नहीं चाहता था क्योंकि मैं न्यू कमर था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो मैंने स्वयं से सराय टिकरा करके एक गांव है, जहां पर मुझे पता चला कि वहाँ हाइड्रोसिल बहुत ज्यादा होता है। उस गांव पे मैंने कैंप लगाया और लगभग मुझे 21-25 पेशेंट मिले और उनमें से 18 लोगों को मैं एक दिन में कैंप करके जिला अस्पताल सरगुजा में ऑपरेशन किया और फ्री में सर्जरी हुई। सारी चीजें मैंने किया। उसके बाद से लोग मुझे थोड़ा सा जाने। ये ऑपरेशन मतलब आप जिला हॉस्पिटल मतलब सरकार की योजनाओं को सामने लाते हुए की? नहीं, इसमें हाइड्रोसिल की कोई योजना नहीं होती है। अच्छा। मुझे अपने आप को एक बड़े दिग्गज सर्जनों के सामने अपने आप को प्रूव करना था कि मुझे भी सर्जरी आती है। हाँ। उसके बाद से लोग मुझे जानने लगे। उसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते थे जिसको बाकी सर्जन्स हाथ नहीं लगाते थे। अमूमन उस समय भालू काटने के बहुत सारे केसेस आते थे। अच्छा, ये कैसा केस होता? ये जो महुआ बिनने जंगल की ओर में जाते हैं, यहाँ महुआ बिनना बहुत कॉमन है सरगुजा में। हाँ। तो एक आदमी था, नाम तो मुझे याद नहीं है, उसको पूरी तरह से भालू ने नोच दिया था और अमूमन बाकी सर्जन उसको हाथ नहीं लगाते थे। उसको मैंने रिकॉर्ड 318 टांके लगाए थे। 318 टांके? 318 टांके लगाए थे और उसका पूरा जीवन मैंने बचाया था। यहाँ से पूरा सामने का चेहरे का जो लोथड़ा है नीचे लटक रहा था, उसको पूरी प्लास्टिक सर्जरी के मैंने किया। उस समय फिर मेरे बड़े भाई सुधीर पांडे जी ने नवभारत पेपर में डाला। सफल होने के बाद उससे भी फिर लोग मुझे जाने और सर्जरी आने लगे। इसके साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जब इतने बड़े सर्जनों के बीच में मुझे संघर्ष करना था, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि कैसे पेशेंट मेरे पास में आए, मुझसे ऑपरेशन कराएं। तब मैंने लेप्रोस्कोपी सर्जन का शुरुआत किया। अपने ही खर्च से मैं रायपुर, नागपुर और बॉम्बे गया और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखी और उसे मैं सरगुजा संभाग में
पहली बार इंट्रोड्यूस किया, उससे फिर मेरे को लोग मुझसे सर्जरी कराने लगे। जब आपने डॉक्टर बनने का फैसला किया, उस वक्त आपके परिवार में ऐसा क्या था या ऐसी कौन सी घटना थी या परिस्थिति कह सकते हैं जिसने आपको इस प्रोफेशन की तरफ खींचा? क्योंकि आपने मैंने सुना है कि शायद एग्रीकल्चर से भी पढ़ाई शुरू की थी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रथम प्रयास में पीएमटी, उस समय नीट नहीं होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट होता था और उसको प्रथम बार में मैं सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की। उस समय मेरा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट दिया था, तो एग्रीकल्चर कॉलेज में फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर लिया था, ताकि ये सोच के कि घर वालों का पैसा बचेगा और मुझे एग्रीकल्चर कॉलेज के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने को मौका मिलेगा। इसी चीज को देखते हुए मैं एग्रीकल्चर कॉलेज 1 साल की पढ़ाई की और हॉस्टल में मैं पीएमटी की तैयारी करता रहा। डॉक्टर बनना कोई आसान तो नहीं है। जी, पढ़ाई, ट्रेनिंग और फिर अपनी पहचान बनाना। आपके सफर का सबसे मुश्किल दौर कौन सा था जब आपको लगा कि अब शायद मुश्किल है, लेकिन अब दूसरी दफे जब मैं पीएमटी दिया तो उसमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा और बाद में मैं आखिरी के समय कोचिंग के लिए मैं इंदौर भी गया। उस समय खरे इंस्टीट्यूट कोचिंग था। उस समय भारी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान थे और किसी तरह से हम लोग ने उस एग्जाम को क्रैक किया और तब मेरा अनडिवाइडेड एमपी में 36वां स्थान था। अच्छा, आपने मेडिकल फील्ड में आने के बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही अपना क्षेत्र क्यों चुना? ऐसा क्या था इस फील्ड में जिसने आपको अट्रैक्ट किया? पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ी महंगी सर्जरी है, उसमें इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन तो बड़े लोग, जो संपन्न लोग ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराते थे। लेकिन सरगुजा में, चूंकि मैं माटी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने देखा कि ओपन सर्जरी, मतलब जिसको चीर फाड़ बोलते हैं, उस ऑपरेशन को करने से जो गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो मजदूर के लोग हैं, वो कम से कम 1 महीना 2 महीना कोई काम नहीं कर पाता था। उससे उसकी आर्थिक नुकसान बहुत होता था। शरीर भी कमजोर हो जाता था। शरीर भी कमजोर हो जाता था। लंबा चीरा पेट में लगने से इन्फेक्शन होने का खतरा। तो मैंने देखा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन गरीब लोगों में जो दैनिक काम करते हैं उनमें ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, इसी सोच को लेते हुए मैंने लेप्रोस्कोपी खुद का खरीदा हुआ मशीन, उस समय कलेक्टर डॉक्टर रोहित यादव, जो खुद एमबीबीएस थे, उनको मैंने समझाया, उन्होंने इस बात को माना और मुझे परमिशन दिया कि मैं अपनी मशीनें जिला अस्पताल में रख के लोगों को लेप्रोस्कोपिक दूं। उसको मैंने 1 साल तक स्टडी किया, दोनों चीजें, जिसका चीरा हुआ था और जिसका दूरबीन किया था। तो उसमें ये देखा कि जो दूरबीन से किया हुआ मजदूर जो है वो 1 दिन में घर चला जाता था। अच्छा, और तीसरे चौथे दिन से अपने काम पे लग जाता था। इस तरह से उसकी आर्थिक जो परेशानी हो जाती थी वो दूर हो गई थी। वो इस तरह से यहाँ की गरीब मजदूरों में काफी फायदेमंद रहा। अच्छा, आजकल किसी को पेट में दर्द हुआ नहीं कि वह कह देता है गैस की समस्या हो गई होगी। क्या हर पेट दर्द को गैस समझना सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है? आपकी क्या राय? बिल्कुल सही कहा आपने। गैस बनना, एसिडिटी बनना, उसको हमेशा गंभीरता से लेना है। लोग गैस और एसिडिटी जब होती है तो सामान्यतः क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर ड्रग, पेंटॉप हो गया, वो लेते हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने ले भी लिया पेंटॉप या ऐसी कोई भी दवा ली जिससे कि आपको राहत नहीं मिल रही है 1 दिन 2 दिन के अंदर में, तो उसको तत्काल डॉक्टर के पास आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि लोग पेट का गैस समय जबकि उनको हार्ट अटैक आया रहता था। इस तरह एसिडिटी को भी, पेट का ये इंडाइजेशन, ये सबको सिंपल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या अभी यह पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे बार बार पेट में दर्द, एसिडिटी या इंडाइजेशन होता है, वह कैसे समझे कि यह सामान्य है या कोई शरीर कोई सीरियस वार्निंग दे? ये एसिडिटी अगर है पेशेंट को और वो उसने सामान्यता जो मार्केट में दवाइयां प्रचलित हैं, एसी लॉक हो गया, पेंटॉप की दवाइयां हो गई, उसको लेने से अगर राहत नहीं होता 1 और 2 दिन में, तो उसको तत्काल हॉस्पिटल में आके अपनी पूरी जांच करानी चाहिए। अब सर क्या है, पीत की पथरी जो है आम बात हो गई जी, गॉल ब्लैडर स्टोन आजकल बहुत कॉमन बात हो गया है।
क्या पथरी होने का मतलब सिर्फ ऑपरेशन होता है या फिर मरीज बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है? इसमें बहुत बड़ा डिबेट रहा है। जी। एक होता है सोनोग्राफी किए और एक्सीडेंटल पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अच्छा। एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से अगर पित्त की थैली में पथरी है तो आपको अवश्य ऑपरेशन करके इसका इलाज होता है और कराना ही चाहिए, क्योंकि अगर पथरी पित्त की थैली में है तो वो कॉम्प्लिकेशन पैदा जरूर करेगी, जैसा कि इन्फेक्शन होना, पित्त की थैली में मवाद बन जाना, पित्त की थैली की पथरी निकल के लीवर की नली में फंस जाना। तो इसे अगर कैसे भी आपको अगर पता चलता है तो उसका सर्जरी होना आवश्यक है। और आज के ज़माने में लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे स्टैंडर्ड तरीके से ऑपरेशन होता है। आप कैसे करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? मैंने सुना है गॉल ब्लैडर स्टोन के काफी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं अमेरिका और गॉल ब्लैडर का ये पहले से प्रचलित है, चूंकि अब सोनोग्राफी मशीनें आ गई हैं, इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन का तुरंत डायग्नोसिस हो जाता है। और मेरे द्वारा इसको बहुत ही लेप्रोस्कोपी तरीके से, छोटे चीरे से, जिसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलेंगे, उसी से ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट 24 घंटे बाद अपने घर जाने के लायक होता है। अच्छा, 24 घंटे मतलब रिकवर हो जाएगा। जी बहुत से लोग बीमारी से कम और ऑपरेशन से ज्यादा डरते हैं। जी। आपके पास आने वाला मरीज जब ये कहता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के नाम से ही डर लग रहा है, तब आप उनको कैसे समझाते हैं? सामान्य व्यक्ति के लिए ऑपरेशन का नाम सुन के हाँ। डर लगना स्वाभाविक बात है, ये नेचुरल फिनोमेना है। उस पेशेंट को हम लोग, खासकर मैं, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। उससे पूछे हुए सारे क्वेरी को बताया जाता है और उससे भरोसा दिया जाता है कि उसका ऑपरेशन सफल होगा। उसका कारण ये है कि अब आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में बहुत से एक कुछ टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि कॉम्प्लिकेशन आने की कोई खतरा नहीं है और उसे काफी काउंसलिंग किया जाता है कि वो ऑपरेशन से डरे मत। इसमें हम लोग 95% सफल हो जाते हैं उस व्यक्ति को समझाने में। आप सर जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे, तब मैंने सुना है कि आपने 10-12 नए-नए ऑपरेशन जी। वहाँ नहीं करते हैं। जब मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2001 में ज्वाइन किया था तो वहाँ मैंने देखा था, मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली में जबलपुर मेडिकल कॉलेज से हुई है। यहाँ आने के देखा कि बाकी सर्जन भी जो हैं वो पुराने जो प्रचलित व्यवस्था थी उस हिसाब से चल रहे थे। तो मैंने उसमें कम से कम, और वो जितने भी सीरियस कंडीशन के ऑपरेशन होते थे उसे छोड़ दिया करते थे, रेफर कर दिया करते थे। तो कम से कम 11 नए ऑपरेशन मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंबिकापुर में चालू किया था, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ। एक बड़ी विशिष्ट चीज आपको इसमें बता रहा हूं कि एक ड्रेन होती है कोरुगेटेड, ओपन ढंग से लगा दिया जाता था। पेट का मवाद या कोई भी चीजें है ना, वो हॉस्पिटल के बिस्तर चादर को गंदा करता था। अच्छा। तब मैं अपने ही पैसे से खरीद के बॉम्बे से एडीके एब्डोमिनल ड्रेनेज किट मंगाया था और सारे पेशेंट को लगाया। तो उस चीज को मैंने देखा कि सारे हमारे नर्सिंग स्टाफ उस चीज से बहुत खुश हुई, क्योंकि सारे चादर गंदे होने बंद हो गए थे और पेशेंट की साफ सफाई, इन्फेक्शन का बहुत कंट्रोल किया हम लोग ने। और उस समय पेशेंट का जो गंभीर ऑपरेशन करता था तो उस समय ओटी टेक्नीशियन की इंचार्ज मैं था। उन लोगों को मैंने ट्रेन करके उन खास पेशेंट लोगों को देखभाल के लिए लगाया था, जिसका बहुत सफल हम लोग को परिणाम मिला था। सर्जरी को लेकर लोग छोटा छेद, जल्दी रिकवरी जैसी बातें सुनते हैं, लेकिन एक सर्जन की नजर में सर आप ये बताइए, इस टेक्निक ने सर्जरी को वास्तव में कितना बदल दिया है? 2005 से लेकर आज तक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने सर्जरी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा डिफरेंस कर दिया गया है। अच्छा। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन से सर्जन के हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत ही फायदेमंद सर्जरी है। उसमें दर्द बहुत ही मिनिमम नहीं के बराबर रहता है। ज्यादा ज्यादा 3 या 4 छेद सिर्फ 5 mm के किए जाते हैं, कहीं कहीं 10 mm का। अच्छा। हाँ, उससे बहुत रिकवरी जल्दी होती है। पेशेंट तुरंत ऑपरेशन के 3 घंटे 4 घंटे उठ के बैठना, चलना फिरना स्टार्ट कर सकता है। और लंबा चीरा नहीं होने से इन्फेक्शन का खतरा 95% कम हो जाता है। पेशेंट को जल्दी खाना पीना दिया जा सकता है, उससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है। क्या कभी ऐसा हुआ सर, कोई मरीज आया और बहुत देर से आपके पास आता है और आप सोचते हैं कि अगर यह व्यक्ति थोड़ा देर पहले आ गया होता तो सिचुएशन बिल्कुल अलग?
सैफ जी, इसके बारे में बोलना चाहूंगा, खासकर हमारे सरगुजा में थोड़ा पिछड़ा इलाका है, एजुकेशन लिटरेसी का रेट कम है, तो ऐसा अक्सर देखने को होता है कि पेशेंट लेट आता है। उसका रीजन भी है कि गांव-गांव में चिकित्सा का जो फैसिलिटी वो कम है, और अक्सर बहुत सारी बीमारियों को छोड़कर मैं दो चीज बताता हूँ। गॉलब्लैडर स्टोन को मालूम है, लेकिन जब तक इन्फेक्शन उसमें मवाद न बन जाए जिससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो लेट केसेस ही आते हैं। उससे थोड़े से पेशेंट को रिकवरी में डिले होता है, लेट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना लेट हो चुका रहता है कि दूरबीन का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी का ना करके चीरा करके करना पड़ता है। खासकर अपेंडिक्स के मामले में मैंने बहुत देखा है, उसको पेट में दर्द है, वो पेट समझ नहीं पाता है, यहाँ के लोग उसको मालिश करा देते हैं, अपेंडिक्स फट जाता है, पेट में मवाद बन जाता है। वो गैस वाली जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि गैस दर्द को लोग गैस समझ लेते हैं, वो इन गंभीर बीमारियों में से भी एक हो सकता है। तो अभी मेरे 25 साल के प्रैक्टिस में मैं देखा हूं कि सरूजा में दूरस्थ अंचलों में डॉक्टर पदस्थ हुए हैं, तो पहले उन लोग एमबीबीएस के डॉक्टर जो हैं उसको डायग्नोस कर देते हैं और जल्दी पेशेंट आ जाते हैं। ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जिनके आने पर मरीज को गूगल, क्या आजकल लोग गूगल बहुत करते हैं जी, तो गूगल या घरेलू इलाज में समय नहीं गंवाना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं देखा हूं कि गूगल से अपने हेल्थ के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया जी, तो उसमें जो मेडिको है, जैसे किसी गूगल ने बता दिया कि ये बीमारी में कैंसर हो जाएगा, बाद में पता चलता 0.005% चांसेस। उसी बात से वो ऐसे जो गूगल से देख के आते हैं मरीज, उन लोग अक्सर डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, और उन लोग जांच ज्यादा करा लेते हैं। तो मैं उनके लिए ये कहना है कि गूगल से आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये तकलीफ कौन डॉक्टर इलाज कर सकता है। अगर किडनी में पथरी है तो यूरोलॉजिस्ट देखेगा, हर्निया का ऑपरेशन है तो जनरल सर्जन देखेगा, एक सामान्य जानकारी। जी, और गूगल में भी आप पूछोगे तो बताता है कि ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अंबिकापुर कोई मेट्रो सिटी नहीं है जी, फिर भी आपके पास दूर दराज राज्यों से, दूसरे राज्यों से इलाज के लिए लोग आते हैं। आपके हिसाब से मरीज इतनी दूर से आखिर क्यों आते हैं? इलाज की क्वालिटी होती है या भरोसा होता है या फिर कुछ और होता है? थोड़ा जी सैफ भाई, ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे पास में इस सरगुजा संभाग के से लगे हुए जो राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, वहां के बॉर्डर इलाकों से यहाँ पर मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं। उसका कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि डायग्नोसिस, बीमारी को सही पकड़ना, और दूसरा आयुष्मान योजना का लाभ मिलना, और दूरबीन का ऑपरेशन होना और सटीक इलाज होना। और मैं ये भी मानता हूं कि उसमें बाकी हॉस्पिटल से जो हमारा व्यय होता है वो काफी कम है। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया हुआ था, कोई दूसरे बड़े सिटी से, शायद आपने कोई चर्चा हम लोग कर रहे थे तो बात हुई थी कि कोई दूसरे, मैंने उस बात पे आपसे वो भी किया था कि बाप रे, इतने बड़े सिटी से यहाँ आकर के कैसे हो? जी, अक्सर मैंने देखा है कि जो लड़कियां सरगुजा संभाग की हैं, शादी होके कोई पौंडीचेरी गई हुई हैं, दिल्ली गई हुई हैं, दिल्ली के थे, तो उन लोग भी यहाँ अपना दिल्ली जैसा बड़ी हॉस्पिटल छोड़कर मेरे पास यहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन कराया है और बहुत संतुष्ट होकर गए हैं। और अभी साहब भाई, हाल ही में बता रहा हूँ, अमेरिका में शिकागो से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो उन्होंने बवासीर का ऑपरेशन, पाइल्स का ऑपरेशन करा के आए थे, जो वहां उनका सफल नहीं हुआ। अमेरिका जैसे जी कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री में सफल नहीं सफल हुआ। फिर मैंने उसको यहाँ पर दोबारा MIPH स्टेपलर विधि से किया है, पेशेंट संतुष्ट होकर घर चले। स्टेपलर विधि क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को? ये जैसे बवासीर का चीरा लगा के ऑपरेशन होता है, तो एक सर्कुलर स्टेपलर होता है MIPH, उसके द्वारा करने पे 1 दिन पे छुट्टी हो जाता है। तब उसने क्या कहा? वो काफी संतुष्ट होके गया है और फॉलोअप में 1 महीने में आएगा वो। अभी अमेरिका चलेगा? नहीं, अभी यही है वो। अच्छा, कुछ दिन बाद जाएंगे वो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सरगुजा के लिए बहुत बड़ी बात है कि विदेशों से लोग, अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री से लोग आकर के अंबिकापुर जैसे, ये कोई मेट्रो सिटी नहीं है, यहाँ भी लोग इलाज करा रहे हैं। तो ये सरगुजा की एक सफलता है। एक सर्जन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑपरेशन करना होता है
या फिर मरीज और उसके परिवारों का भरोसा जीतना होता है? सैफ भाई, अगर चुनौती है तो सबसे पहले तो भरोसा जीतना होता है, क्योंकि सर्जरी एक ऐसी चीज है जिसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता है। 95% मरीज और उसके परिवार वाले डरे हुए रहते हैं, और ऑपरेशन करना चुनौती तो है ही है, लेकिन भरोसा जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ओटी के बाहर खड़े रहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बताइए क्या? जी, तो भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है, और किसी भी सर्जन के लिए जो उसके मरीज और परिवार वाले भरोसा एक बार कर लिए, तो हम लोग के लिए भी एक बहुत नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि उस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करें और हर चीज उनको अवगत कराते रहें मरीज के बारे में। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि सर्जन और परिजन और मरीज तीनों का तालमेल बैठने से पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा होता है। दुआएं भी मिलती है। जी, दुआएं भी मिलती हैं। अपने कैरियर का कोई ऐसा मरीज या केस बताइए जिसे याद करते ही आज भी आपको लगता हो कि हाँ, डॉक्टर बनना मेरा सफल हुआ जी, और ये सही था। ऐसे 3-4 तो हैं केसेस, लेकिन 2-3 चीजों का मैं उल्लेख जरूर करूंगा। एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि 318 टांके लगाए थे मैंने भालू वाले में, और भालू काटने वाले मरीज वाले को। असल में क्या है, भालू काटने वाले को कोई भी टच नहीं करना चाहता था, क्योंकि भालू में वायरस होने का खतरा रहता है। अच्छा। तो वो उसका संक्रमण सर्जन भी होने का डर था, तो हम उन सब चीजों से उसको हाथ लगाते थे, पूरा सफलता पूर्वक करते थे। लेकिन एक किस्सा साहब भाई मैं जरूर बताऊंगा जो मैं आज तक कभी भूलता नहीं हूँ। ये लगभग 2004 की घटना है। जिला अस्पताल में असंख्य, या कहना चाहिए 100-200-300 मरीज आते थे। उसमें से एक लेडी थी जिसके 3 बच्चे थे। वो झुक के चलती रहती थी, उसमें से बहुत बदबू आता था। उसको कोई और डॉक्टर देखना नहीं चाहता था, भगा देते थे थोड़ा बहुत दवाई देके। वो मेरे आके पास रोने बोली कि साहब मेरा इलाज कर दीजिए। चूंकि वो झुक के चलती थी तो हम सोचे कि रीढ़ की हड्डी का कुछ प्रॉब्लम होगा, और उसके बदन से पेशाब लगातार गिरते रहता था। तो सारे डॉक्टर समझते थे कि उसको स्पाइन में कहीं चोट लगी हुई, कुछ बीमारी होगा, और बहुत बदबू आता था, तो कोई इसको देखना नहीं चाहता था। तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए, लेकिन फिर मेरे पास आ गई कि आप मुझे मेरा इलाज करिए। तो मैंने मर्सी में और उनके बच्चों को देख के मैंने उसको भर्ती किया और कमर का एक्सरे कराया। कमर के एक्सरे कराने पे मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके पेशाब की थैली में मुर्गी के अंडे के साइज के कम से कम 7-8 पथरी थे। फिर मैंने उसका पूरा जांच कराने के बाद में ऑपरेशन किया, और सारे 7-8 पथरी उसके अंडे के साइज के थे, उसको निकाला, और पेशेंट 15 दिन में रिकवरी करने लगी। उसका लगभग खर्च मैंने उठाया, और उसके बाद एकदम ठीक होने लगी। उसके बच्चों के लिए कपड़े ला के दिए मैंने, घर से जो यथासंभव खाने दिया, कैंटीन से खाना मंगा के दिया। उसके बाद में वो लेडी जो है अपने बच्चों को बोलती थी, जब भी मैं हॉस्पिटल जाता था तो मेरे पैर छूते थे। उसके बाद मैंने उसके परिवार वाले छोड़ भी दिए थे उसको बदबू के चलते। एकदम नॉर्मल हो गई, घर से कपड़े भी ला के दिए। उसके बाद मैं बोला कि अब तुम अपने ससुराल जा सकती हो, तो बोली नहीं मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। फिर हॉस्पिटल के पास में हॉस्पिटल की कुछ बिल्डिंग बन रही थी, वहां पर वो मजदूरी करने लगी। तो जब भी आते जाते हालचाल पूछ लिया करता था। वहां 20 दिन काम करने के बाद में अपने मजदूरी का जो पैसा 3,000 मुझे लाके देना चाहती थी खुशी के मारे। तो मैं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता। बोले नहीं साहब, आपने मेरे को नया जिंदगी दिया है तो है। तो वो जिद करने लगी, तो मैंने मात्र 100 रुपए रख लिया उसको मान सम्मान के लिए। उसके बाद से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उस इलाके से कम मुझे लगता है कि 60 से 70 मरीज ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास लेकर आती थी वो। और उसके बच्चे लोग जब भी आते हैं पैर छूते हैं। अभी तो बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं लोग। कहाँ का रहने वाला? ये दरिमा के पास में कोई गांव था। अच्छा। वहां नवानगर के आसपास का था, और मेरे से 10 साल तक संपर्क था। उसके बाद तो शायद बच्चे बड़े हो गए होंगे। तो वो घटना मेरी जिंदगी का सबसे वो था, मतलब भावुक घटनाओं में से एक कहना चाहिए इसको। और उसके बाद में उसने जो सर्जरी 50-60 लोगों को लाके कराया, सब अलग अलग टाइप के, बहुत ही सम्मान देती थी वो। मतलब जब कोई पेशेंट ठीक हो जाता है तो वाकई दिल में भी लगता है कि हाँ, सामने से शायद वही सब दुआओं का जो है आज नतीजा है। जी।
आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा मैं हम्म। कि कोरोना के समय में हॉस्पिटल सारे जो थे वो कोरोना पेशेंट के इलाज कर रहे थे, लेकिन मैं अपने हॉस्पिटल में जो सर्जरी के इमरजेंसी जैसे पेट का हाथ फट गया है, अपेंडिक्स फट गया है, उसको कोई छूना नहीं चाहता था कोरोना की वजह से वायरस ना हो जाए लेकिन हमको। मैं अपने हॉस्पिटल में सारे स्टाफ का हिम्मत बंधाया और मैंने कहा कि कोरोना का नहीं, लेकिन कोरोना के समय में जो इमरजेंसी हो जाए तो जाए कहाँ। इस तरह मेरे पास में शहडोल से एक पेशेंट आए कि बोले सर सुना है कि आप मेरा ऑपरेशन कर देंगे। इस तरह यूपी बॉर्डर से, झारखंड बॉर्डर से, मध्य प्रदेश बॉर्डर से बहुत पेशेंट आए और मैंने जो सर्जिकल इमरजेंसी थी, किसी का हर्निया फंस गया है, किसी का अपेंडिक्स फट गया है, किसी की आंत में छेद हो गया है, ऐसे इमरजेंसीज का ऑपरेशन किया और सारे आयुष्मान से किया। तो इसका डाटा जब छत्तीसगढ़ में देखा गया कि अभी तो कोरोना चल रहा है तो ये ऑपरेशन कैसे हो रही है, तब उन्होंने पता किया, जांच किया तो देखा, सही पाया कि हो रहा है। तो उस वजह से उस समय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से मेरे को इनाम भी मिला था। हाँ, स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार का जो आपको अवार्ड मिला था, वो मैं कोई जनरल नॉलेज की बुक पढ़ रहा था, उसमें भी मैंने पढ़ा था। जी। आज भी मतलब गूगल करेंगे तो आ जाएगा वो। मुझे ऐसा लगता है हम डॉक्टर को हमेशा मजबूत देखते हैं, लेकिन इमरजेंसी में कोई मरीज जिंदगी और मौत के बीच हो तो क्या डॉक्टर के अंदर भी डर या प्रेशर होता है? आप खुद उस वक्त कैसे संभालते हैं? बड़ा कठिन दौर होता है साहब भाई उसमें। कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी है तो असल में समझ में नहीं आता कि उसका आउटकम क्या होगा। इसका मतलब सरल भाषा में ये कहना चाहूं कि पेशेंट सीरियस है और हम इलाज कर रहे हैं, उसके परिजन हमेशा चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन कुछ बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जिसका 50-50% है। हमने इलाज शुरू किया है, पेशेंट आईसीयू में है, ठीक होगा कि नहीं होगा 50% रहता है। ऐसे समय में उनके परिजनों से बार बार बात करना, काउंसलिंग करना, और बेहद सही कहा कि हम लोग को बहुत प्रेशर भी होता है। बहुत ही डॉक्टर भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। किसी पेशेंट को हमने बहुत शिद्दत से इलाज किया है और उसके बावजूद भी अगर वो पेशेंट नहीं बचता है तो मैं तो भावुक होता हूँ। कई बार मैं छुपाऊंगा नहीं, बहुत जम के रोना भी आता है, तो हम बाथरूम में जाके रो लेते हैं। अब पेशेंट के सामने या बाकी लोगों के सामने नॉर्मल दिखाई देते हैं। बहुत प्रेशर रहता है। ये है डॉक्टरों की सच्चाई, जिन्हें समझना भी आम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। आज की जनरेशन में बाहर का खाना, नींद कम, स्ट्रेस ज्यादा और फिजिकल एक्टिविटी कम, क्या हम खुद अपनी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं? कैसे देखते? जी हाँ, इसको डॉक्टर एक भाषा में बोलते हैं लाइफ स्टाइल चेंज। जितनी भी चीजें आपने बताई, नींद कम कैसे? सोते समय मोबाइल देखना, मोबाइल में ब्लू रेज होती हैं जो डे लाइट की तरह रहती हैं। आंख की रोशनी जाके ब्रेन में पता चलता है कि अभी डे टाइम है, आपकी नींद गायब हो गई। मिनिमम 8 घंटे का नींद एकदम होना बहुत जरूरी चीज है। बाहर का खाना जो अनहेल्दी डाइट रहता है, सारे पेट की बीमारी का जड़ है। मैं तो सभी से कहना चाहूंगा कि इनमें सब में आपको चेंजेस करना बहुत जरूरी है। एक युवा जो अभी बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, उसे किस उम्र में अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए? आजकल आपने केसेस देखे होंगे, बहुत यंग डॉक्टर्स भी अटैक आए हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि कम से कम 35 साल की उम्र से अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म है तो 35 साल की उम्र से उसको हर 3 महीने से 6 महीने में स्वतः जांच कराना चाहिए। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो नॉर्मल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। बहुत सारी जांचें ऐसी होती हैं जो होने वाली रहती है, उसको पहले बता देते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, इसी तरह अन्य कोई बीमारी है, उसको साल में एक बार खुद से पूरी जांच करानी चाहिए किसी डॉक्टर से संपर्क करके। और अगर वो हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो 45 साल के बाद में नियमितता हर 3 महीना 6 महीने में, 3 महीने तो नहीं बोलूंगा लेकिन 6 महीना साल भर में अपने बर्थडे वाले दिन पूरी चेक कराना चाहिए। ये अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहिए, जिसको मास्टर हेल्थ चेकअप बोलते हैं, ये होना जरूरी है। ये आमतौर पर लगभग कितने में हो जाए? आमतौर ये तो हॉस्पिटल में होता है। अच्छा। हमारे हॉस्पिटल में तो सारी चीजें अवेलेबल हैं।
₹2500 में सारी टेस्ट हो जाएंगी तो बहुत सस्ता है जी। आजकल का जो जमाना है सर वो सोशल मीडिया का है। जी आजकल हर दूसरा आदमी हेल्थ एडवाइस देने लगा है। जी तो आजकल के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर दूसरा व्यक्ति जब हेल्थ एडवाइस दे रहा है, आपको हेल्थ के नाम पर सोशल मीडिया की कौन सी ऐसी बातें हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक लगती हैं कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है? सबसे ज्यादा खतरनाक तो ये है, जैसे यंग जनरेशन को देखा हूं मैंने, अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए जो प्रोटीन पाउडर का एडवर्टाइजमेंट आता है और बहुत सारी चीजें आयुर्वेदिक के कुछ चीजें आती हैं, उन सब चीजों से बचना चाहिए। आपको हेल्दी रहना है तो सोशल मीडिया क्या, आप अपने पुराने जमाने के बुजुर्गों से देख लीजिए, वो साइकिल पे चलते थे, पैदल चलते थे। 3-4 चीजें करनी है आपको। सुबह उठना है, 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, आपको साइकिलिंग करनी है, डेली वॉकिंग करना है, खाने में संयम बरतना है। खाने में 3 चीज मत खाइए, 3 सफेद चीजें मत खाइए। आपका ये हो गया, घी हो गया, शक्कर हो गया, नमक हो मिनिमम रखिए। अच्छा, स्पोर्ट्स में रखिए, मतलब कुल मिला के डिसिप्लिन लाइफ रखिए, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दीजिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कोई ऐसी हेल्थ मिथ बताइए जिसे लोग सालों से सच मानते आ रहे हैं लेकिन वास्तव में वह गलत है, ऐसा कुछ? ऐसा बहुत सारा है, लेकिन चूंकि मैं सर्जन हूं, तो किसी भी ऑपरेशन या चोट लगने पे सब लोग बोलते हैं खट्टा नहीं खाना है। अच्छा, जबकि मिथ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि खट्टा नहीं खाना है, उसे पक जाएगा। पक जाएगा। जबकि होता क्या है कि विटामिन सी जो आंवला में बहुत पाया जाता है और ऐसी और भी चीजों में पाया जाता है, वो घाव को हीलिंग में सबसे ज्यादा मददगार होता है। अच्छा, हाँ, विटामिन सी। और मैं परहेज के मामले में देखा हूं कि परहेज के मामले में अपने इलाके में बहुत ज्यादा मिथ है कि मुझे ये नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, ऐसा बहुत कम है। बल्कि मैं एडिशनल जोड़ के बोलूंगा कि लोग तंबाकू दबा के खाते हैं और करते हैं और बाकी चीजों का बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आम आदमी को अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 हेल्थ हैबिट्स अपनानी चाहिए, वो 3 हेल्थ हैबिट्स क्या होगी? 3 हेल्थ हैबिट्स एकदम इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहला, नींद 8 घंटे का। नींद 8 जी, घंटे सोना नींद। है। दूसरा, हेल्दी डाइट। हेल्दी में क्या डाइट क्या जिसमें तेल मिर्च मसाला कम हो, कम करना? या उसमें नमक कम हो, मैदा मत हो, ऐसी हेल्दी डाइट। हरी सब्जियां का ज्यादा इस्तेमाल करें। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डेली एक्सरसाइज करें, चाहे जिस रूप में हो, वॉकिंग, स्विमिंग। ये 3 चीज करने से आपको हमेशा आप हेल्दी रहोगे। और आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपने हजारों मरीज देखे होंगे लेकिन मरीजों ने आपको डॉक्टर से ज्यादा एक इंसान के तौर पर क्या सिखाया? बहुत अच्छा सवाल है। पहले मरीजों के जो कंप्लेंट करते थे, कंप्लेंट मतलब जो चीजें उन लोग बताते थे, वो उसको हम बहुत ज्यादा सब चीजों को सीरियसली नहीं लेते थे। तो मेरे जीवन में 2 बार वाकया हुआ। एक बार मुझे 104 फीवर आया। उस समय की जो मन की स्थिति थी, मैं एकदम भयभीत और डर गया था। तो मैं डॉक्टर होने के बाद अगर डर गया था, तो मुझे लगा कि आम पेशेंट लोगों को क्या होता होगा, इसलिए मैं उनके मन से जुड़ने लगा। दूसरी बात, मेरा भी ये गले पे निशान है, काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ। उस चीज से मैंने बहुत सीखा कि पेशेंट को डर कितना लगता है, उसको केयर की कितनी जरूरत है, और कितना वो पेशेंट जो है वो अपने डॉक्टर से बात करना चाहता है। इन चीजों से बहुत बदलाव लाया मेरे को, और मैं पेशेंट की सारी बातें सुनता हूँ, सारी बात समझता हूँ, और छोटी से छोटी बात को भी मतलब समझने की कोशिश करता हूँ। उससे मुझे फायदा हुआ और पेशेंट को भी फायदा हुआ है। अगर आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और कोई एक व्यक्ति को आप सिर्फ एक हेल्थ एडवाइस देना चाहें, ऐसी कौन सी बात होगी जिसे वह आज से अपनी जिंदगी में लागू कर दे? मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर 60 साल के बाद में आपकी लाइफ कैसी रहेगी, ये जरूरी नहीं कि लाइफ कितनी लंबी होगी, लेकिन 60 साल के बाद में आपको ऐसा हेल्दी लाइफ बिताना है कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, किसी का केयर की जरूरत ना पड़े। उसकी तैयारी आपको 20-30 साल से ही करनी पड़ेगी हेल्दी रहने के लिए। और जैसा मैंने बताया, नींद, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। और वैसा होने से आपको 60 साल के बाद, मतलब ये कहा जाता है कि 60 साल से 80, मान लो उम्र आपकी 80 साल तक है, तो 20 साल आप हॉस्पिटल फ्री रहें, हेल्दी रहें, तो ये बहुत फायदेमंद होगी। बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमारे साथ अपने अनुभव और हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें साझा की।
उम्मीद है कि हमारी इस बातचीत से लोगों को अपनी सेहत को लेकर कुछ नया समझने और जागरूक होने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की बातचीत पसंद आई तो द एस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन के लिए जुड़े रहिए एस न्यूज के साथ। मैं हूं आपका होस्ट सैफ फिरदौसी। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड।